हाँ, अब आप समझो कि अभी जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, है ना। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, प्रांजल को कोई डाउट है क्या? यस प्रांजल, पहले आप बताओ क्या डाउट है। प्रांजल आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो सर, अब आ रही है? हाँ आ रही है, बताओ क्या डाउट है आपका। सर मेरे को बहुत वक्त से इश्यू आ रहा है कि ना, अगर डायरेक्टरी के बाहर होती है ना फाइल, तो सर जैसे मान लो इमेज लगानी हो या फिर क्या नाम होता है, मुझे सीएसएस की कोई फाइल अटैच करनी हो, तो सर वो नहीं हो पाती मुझसे। मतलब अगर एक ही फोल्डर के अंदर है तब तो इजीली हो जाती है, बट सर फोल्डर के बाहर होती है, फिर उसी मतलब वो दोनों के दोनों एक फोल्डर शेयर करते हैं, एक पेरेंट फोल्डर शेयर करते हैं, तब भी नहीं हो पाता सर। तो मतलब वो कैसे करूँ? चलो सबसे पहले आपका वो डाउट क्लियर करता हूँ मैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की। तो पहले तो ये 3 तारीख वाला फोल्डर हम डिलीट करते हैं। आज एक बच्ची का मैसेज आया था मेरे पास, सर हमें जो है वो फोल्डर में फाइल नहीं मिल रही है जो आपने रिकॉर्डिंग अपलोड करते हो। तो बच्चे देखो, ये 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर दोनों फाइलें यहाँ पे अपलोडेड है, और 2 अक्टूबर को मैं हॉलीडे पे था और 4th का संडे था, और 5 अक्टूबर आज है। ठीक है, अब तो मतलब अपलोडेड तो है चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद आप ऐसा समझो, कुछ स्टूडेंट का ये डाउट था कि जो डाउट सेशन के लिए आपको भेजा गया था कि आपको क्या क्या डाउट है, वो टॉपिक आपको लिखने थे। तो उसमें एक दो बच्चों का डाउट ये आया कि भाई हमें डिव टैग नहीं समझ में आ रहा है, और एक दो स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर हमें ये चीज़ नहीं आ रही है कि इमेज और टेक्स्ट को साथ कैसे लगाएं। तो जो उनके डाउट है वो भी, ये जब हम वेबसाइट बना रहे हैं, ये जो हम वेब पेज बना रहे हैं, इस वेब पेज में सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो ही जाएगी, उनके डाउट सॉल्व हो ही जाएंगे कि भाई कैसे चीज़ों को करेंगे। आ रही ना बात समझ में। अब जो अभी प्रांजल आपका नया डाउट आया है कि पेरेंट और ये हो तो हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा, तो चलो मैं आपका डाउट भी साथ का साथ ही क्लियर कर देता हूँ। एक चीज आज नहीं सिखाता हूँ, एक चीज नहीं सिखाता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनली काम करना बताता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनली काम करना बताता हूँ। तो यहाँ से मैं अभी ये मतलब हम लोग प्रोफेशनली किस तरीके से काम करते हैं मैं वो सिखाता हूँ, तो ताकि आप लोगों का थोड़ा डाउट आए नहीं ना, डाउट आए नहीं तो टेंशन खत्म हो जाएगी। देखो, सर क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं क्या? हाँ क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं क्या? हाँ क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आगे डॉट लगा हुआ होना चाहिए। हाँ हाँ, अब देखो, अभी मैंने यहाँ से सब हटा दिया है, तो जैसे मैंने ये हटाया तो आप यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा ना। और मेरा जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर मुझे वापस बनाना है। तो उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नया खोल लेते हैं, mpsajmer.com करके ये वेबसाइट थी। मुझे इस वेबसाइट को चलाना है, मुझे इस वेबसाइट को बनाना है। तो बनाने के लिए ये ऊपर हेडर पार्ट है, तो ये हेडर पार्ट आना चाहिए। तो देखो मैं आज से आपको प्रोफेशनली वर्क करना सिखा रहा हूँ। प्रोफेशनली में एक हेडर टैग होता है जो कि हेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हेडर के लिए रिस्पॉन्सिबल है हेडर टैग। हेडर टैग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपके हेड के लिए। अब मुझे चूंकि हेडर टैग का मीनिंग क्या हुआ, मैंने इसको यहाँ सेव किया और यहाँ लाके जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे कुछ इफेक्ट दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे एक मेरा हेडर सेट हो जाता है। तो जब हम वेबसाइट को, चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो उसके लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप समझ रहे हो, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप कौन सा टैग यूज ले रहे हो, कौन सा टैग यूज नहीं ले रहे हो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को समझेंगे, आप इस चीज़ को समझेंगे कि जब हम हेडर टैग लगा रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, हेडर टैग नहीं यूज कर रहे तो क्या बेनिफिट हो रहा है, वो सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। अब आगे चीज को ध्यान से समझें। मैंने हेडर टैग यूज किया है, तो हेडर टैग जो होता है, हेडर टैग जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, ये आपका एक सीधा सीधा सा हेडर बना देगा। क्या करेगा? सीधा सीधा सा हेडर बना देगा। और ये जो हेडर होता है ना बच्चों, ये जो हेडर होता है, ये हेडर क्या काम करता है, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, ये क्या काम करता है। हेडर
एक पूरा का पूरा हेडर बनाएगा, लेकिन जब आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने की बात कर रहे हो तो हेडर टैग ऑलरेडी आपके हेड पार्ट को रिस्पॉन्सिव बना के चलेगा, ऑलरेडी आपके हेड पार्ट को रिस्पॉन्सिव बना के चलेगा। इस हेडर का मतलब ये है। और किसी भी वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी में, जब भी आप चीज लेके बैठे हैं तो आप अपनी कॉपी में इस कोड को नोट कर लीजिए कि एक मेटा टैग हमारे पास होता है, एक मेटा टैग हमारे पास होता है। ये मेटा टैग क्या करता है? मेटा टैग इतना इंपॉर्टेंट टैग होता है, मेटा टैग इतना इंपॉर्टेंट टैग होता है जो कि गूगल लिस्टिंग में जब हम सर्च करते हैं तो वहाँ सर्चिंग में यूज आता है, तो डिस्क्रिप्शन में यूज आता है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी बनाना चाह रहे हैं तो भी आपको ये मेटा टैग साथ में लिख के चलना है। तो ये जो दो लाइन है मेटा टैग में, एक होता है नेम व्यू कोड, ये जो दो लाइनें हैं ये आपको एज इट इज लिखनी है, ये आपको एज इट इज लिखनी है, ठीक है। अब मतलब मैं कैसे लिख रहा हूं उसको समझना। तो मैं ये मेटा टैग डाल रहा हूं, अब मैं ये मेटा टैग अपनी वेबसाइट में डालना चाह रहा हूं, तो आप सबसे पहले इस मेटा टैग का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अब ये जो मेटा टैग होता है बच्चों, ये हमेशा हेडर पार्ट में जाएगा और ये एज इट इज जो कोडिंग है वो आपको कॉपी करनी है अपने हेड पार्ट में, यहाँ पे आपको वो पेस्ट कर देनी है। अभी मेरे पास ये फाइल मैंने हटा दी header.css, तो मैंने इसको डिलीट भी कर दिया। ये मेटा टैग मैंने लिख दिया एज इट इज। मेटा टैग के बाद में ये देखो इस तरीके से मेटा ये डालना जरूरी है। कंटेंट में आप याद रखो, कंटेंट में इनिशियल स्केल एक तो होता है 1 और एक होता है 1.0, दोनों बातें होती है ना। तो आपको इनिशियल स्केल 1.0 लिखना है हमेशा, ठीक है। डिवाइस विड्थ जो है वो डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट होनी चाहिए, और जब भी हम कोई काम करेंगे तो उसकी विड्थ 100% रखेंगे। अभी कैसे रखेंगे मैं समझा। स्टाइलिंग में मैंने लिख दिया कि बॉक्स का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉर्डर बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हेड में आना जरूरी है। अब क्योंकि स्टाइल अगर इधर स्टार्ट हुआ है तो इसको एंड होना कंपलसरी है। यहाँ पे अपन ने एंड का मैंने नहीं लगा रखा, लेकिन हमें लगाना है, आप ध्यान रखना एंड लगाना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, तो बिना उसके तो काम होगा ही नहीं। तो ये स्टाइलिंग मैंने एंड भी कर दिया। आ रही बात समझ में? इसको मैं कर देता हूँ सेव। आगे की बात को समझना, मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको सीखनी है, जो आपको समझनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं सारी चीजें पहले बता रहा हूँ, फिर आपको वो वेबसाइट बनवाऊंगा। आजाद अनम्यूट करके बताओ क्या डाउट है और वीडियो ऑन करो। आजाद अनम्यूट करो फटाफट। सर हेलो। हाँ हाँ बोलो सर एक बार मेटा टैग वापस एक बार स्टार्टिंग समझाना सर। हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे हो। सर मैं बोल रहा हूँ मेटा टैग एक बार वापस समझाना सर। वापस समझ लो। मेटा टैग बच्चा जो होता है ना बेटा, वो होता है हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए। जैसे डिस्क्रिप्शन कैसे है उस बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये समझो, एक मिनट भाई, ये मेरा गूगल है। अब यहाँ पे इस गूगल में मैं क्या सर्च करता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा कृष्णा स्पेस अकेडमी और एंटर किया, तो देखो क्या खुल रहा है, facebook.com, फेसबुक, जस्ट डायल, लेकिन कहीं पे भी उसकी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही ऊपर से। अब देखो यहाँ जाके वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आई है, आप देख रहे हो यहाँ जाके वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन पहले वो नहीं आई है। आ रही बात समझ में? इतनी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ। अब हो क्या रहा है कि अगर मुझे ये कीवर्ड सर्चिंग में डालने हैं, मतलब यहाँ पे मुझे सर्चिंग में वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाना है, तो टॉप रैंकिंग में लाने का तरीका क्या होता है? टॉप रैंकिंग में लाने का तरीका होता है यहाँ पे आप मेटा टैग को यूज करो। टॉप रैंकिंग में लाने का क्या तरीका होता है कि मेटा टैग को यूज करो। और मेटा टैग किस किस तरीके से यूज आता है? सबसे पहले मेटा टैग में कैरेक्टर सेट होता है UTF-8, या आपने कैरेक्टर सेट लगा दिया,
तो ये कैरेक्टर सेट क्या करेगा, जितने भी फॉन्ट है उनको सेट कर देगा कैरेक्टर्स। फिर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मैं इसका यूज करता हूँ। वेबसाइट के जो पूरे पूरे ब्लॉग्स होते हैं जो आपकी पूरी विड्थ को कवर करते हैं, उनको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग मेटा टैग में नेम, व्यू पोर्ट और कंटेंट में इसको विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ को यूज करते हैं। ये लाइन जो मैंने हाईलाइट कर दी थी, ये किसलिए यूज आती है, ये आपके पूरे ब्लॉग को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये ब्लॉग को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिस्पॉन्सिव बनने के लिए ये चीज भी आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक लाइन लिखने से रिस्पॉन्सिबल बन जाती है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, वो मैं सिखाऊंगा भी सारी कुछ कुछ, लेकिन ये हमारे को समझो बात को, ये करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मेटा टैग की यूज आता है। तीसरा मेरा तरीका है मेटा टैग यूज आता है, तीसरा मेरा तरीका है मेटा टैग यूज आता है डिस्क्रिप्शन देने के लिए मेरी वेबसाइट में। तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन देने के लिए इसका नेम मैंने दिया डिस्क्रिप्शन, है ना। मेरी वेबसाइट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इसमें किस तरीके का कंटेंट है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कंटेंट, और कंटेंट में मैंने लिख दिया एजुकेशनल वेबसाइट और पोर्टल। ये मैंने इसका कंटेंट लिख दिया डिस्क्रिप्शन में। तो जब भी गूगल पे कोई एजुकेशनल कंटेंट या पोर्टल के बारे में सर्च होगा, तो धीरे धीरे जो लोगों के रिव्यूज गूगल पे आएंगे, उसके हिसाब से ऐसे डिस्क्रिप्शन जहां पे भी जाएगा वहां पे ये मेरी वेबसाइट को लेके जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं मेटा टैग यूज कर रहा हूँ। चौथा मेटा टैग को यूज करने का जो रीजन है वो ये है कि अब मैं अगर इसका नाम लेता हूँ मेटा टैग नेम और यहाँ पे लिखा कीवर्ड, तो कीवर्ड जो अभी मैंने आपको बताया, एक मिनट कंटेंट में लिख देता हूँ, कीवर्ड जो अभी मैंने आपको बताया कि आप जो कीवर्ड यूज करें, जैसे आपने लिखा कृष्णा स्पेस एकेडमी, तो यहाँ पे वो कीवर्ड लिखा जाएगा कृष्णा स्पेस एकेडमी, ये एक कीवर्ड हो गया। तो अगर इस नाम का कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे। तो जब हम एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं, तो हमारी वेबसाइट में इन्हीं मेटा टैग को यूज करके हम कंटेंट में यहाँ पे कीवर्ड डालते हैं कि भाई इन कीवर्ड से आपकी वेबसाइट क्या होनी चाहिए, सर्च की जाएगी तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी होगी। तो जब वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाने की मैं बात करता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है, एसईओ फ्रेंडली बनेगी, तो PHP का यूज करके हम क्या करते हैं, ये जो कंटेंट आता है, ये जो यहाँ पे लिखे आ रहे हैं, ये सब कहाँ से आता है, डेटाबेस से उठाते हैं। और डेटाबेस में एक ऑप्शन दे देते हैं कि आप वहाँ पे ये सारी चीजें दे सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट हम बना रहे हैं, तो स्टैटिक वेबसाइट में हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी जैसे मैं MPS की वेबसाइट बना रहा हूँ, तो MPS अजमेर, MPS स्कूल, ठीक है, बेस्ट स्कूल इन अजमेर, इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, या स्कूल इन वैशाली, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे दिया है। दैट मीन क्या हुआ है कि सीधा सा आपका वो क्या हो गया है, सीधा सा आपका क्या हो गया है कि ये कीवर्ड लगे, जब भी गूगल पे आप इनको सर्च करोगे तो आप जो ये वेबसाइट बना रहे हो, ये धीरे धीरे रैंक मारेगी, ये धीरे धीरे क्या करेगी, रैंक मारेगी। आ रही बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत है क्या? सर ऊपर वाला डिस्क्रिप्शन कहाँ पे शो होगा है? ऊपर वाला डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखा है ना, डिस्क्रिप्शन में कंटेंट, एजुकेशनल वेबसाइट और पोर्टल, वापस बोलो एक बार। सर ये जो आपने लिखा है ना डिस्क्रिप्शन मेटा नेम में, हाँ, सर ये वाला कहाँ पे शो होगा? ये देखो, ये कहाँ शो होगा, समझो, जैसे आप ये देखो ना नीचे डिस्क्रिप्शन लिखे आ रही है। हाँ सर। तो जब भी इन डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे लिखा जाता है, अपन नहीं लिखते, वो क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन अजमेर फलाना ढीमका, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन जब सर्च करता है, तो मेटा टैग में तो हम कीवर्ड दे रहे हैं, तो वो ऐसा डिस्क्रिप्शन कहाँ सर्च करेगा, वो फिर यहाँ सर्च करता था। उस केस के लिए ऐसा डिस्क्रिप्शन कि अगर एक कीवर्ड से सर्च कर रहा है तो ये वाला यूज आएगा मेटा टैग, और डिस्क्रिप्शनली वो सर्च कर रहा है तो फिर ये वाला मेटा टैग इस तरीके से यूज किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू।
मैंने आपको मेटा टैग के कैरेक्टर सेट बताया, डिस्क्रिप्शन बताया, कीवर्ड बताया और व्यू पोर्ट बताया। 4 तरीके से मेटा टैग को यूज करना मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं लास्ट 5वां तरीके से मेटा टैग। मेटा टैग का 5वां जो यूज है वो है नेम ऑथर। नेम ऑथर, ऑथर में क्या होगा कि मैं इस कंटेंट में ये बताऊंगा, जैसे जनरली क्या होता है, जैसे आपको पता है भाई आर्यन कॉलेज अमरसर की है, तो आपने यहाँ पे गए गूगल में और आपने यहाँ पे लिखा अमरपाल सिंह शेखावत, ये आपने लिखा, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आ रहा है, ये फेसबुक आ गया, ये आ गया। अब देखो ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ आ रहा है, aryancollege.in डायरेक्टर डेस्क और डायरेक्टर ऑफ आर्यन कॉलेज लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप ऑथर का नाम जानना चाहते हो कि भाई ये वेबसाइट का ऑथर कौन है, किसने बनाई है, इस तरीके से चीज को करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं ऑथर, और यहाँ पे ऑथर का नाम, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे नाम से आ जाए कि कल को जब भी अंकित पवार ऐसे लोग सर्च करें गूगल पे तो मेरे प्रोजेक्ट आने चाहिए लिस्टिंग में कि मैंने किए हैं, तो अलग अलग तरीके की वेबसाइट भी उस पर आएगी, तो वो जो वेबसाइट मैंने बनाई है वो सारी आएगी। तो उस केस में मेटा टैग नेम ऑथर में कंटेंट के अंदर मैं ये सारी चीजें डाल दूँ। तो मेटा टैग इन 5 तरीके से यूज किया जाता है। इन 5 तरीकों में मेटा टैग को यूज करने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी को भी। अभी इसमें बहुत सारा गेम खेलना होता है, अगर हम खेलना चाहें तो और भी तरीके से इसको खेल सकते हैं। सर्च इंजन में कीवर्ड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट अलग अलग लगा सकते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो कंटेंट होता है इस कंटेंट की जगह जनरली लोग क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। मतलब वो उनकी इच्छा है कि भाई वो क्या कंटेंट लिखना चाह रहे हैं। आपकी इच्छा है यार, आपका स्कूल है वो ऐसा है, MPS अजमेर MPS स्कूल एजुकेशन में, आप ये आप पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है जो दूसरे ने दिया वही आपको लिखो। पहला तरीका तो ये हो गया। अब मेटा टैग एक्चुअल में 6 तरीके से यूज होता है, मैंने आपको कितने बताए? 5 बता दिए सर। ठीक, तो एक 6th भी देख लो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर वेबसाइट में सारे के सारे मेटा टैग यूज हो जाए, नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम कितना चाह रहे हैं। यार बंदा पैसा ही नहीं दे रहा तो फिर मेरे को इतने दिमाग लगाने की जरूरत उसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं नॉर्मल वेबसाइट बनाऊंगा चलूंगा, लेकिन हाँ इस बात को ध्यान रखना, ये चीजें आपकी वेबसाइट को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, बहुत आपकी अच्छा दिखता कुछ भी नहीं है इसमें से। ऐसा नहीं कि आपको ये कहीं पे दिखेगा, आपकी मेहनत दिखेगी, ये मेहनत किसी को नहीं दिखेगी, बस आपको दूसरों से अलग बनाएगी कि आपका जो काम है वो दूसरों के कंपैरिजन में अलग है, आपके काम में अच्छाई दिखेगी, बस, है ना। एक मेटा टैग होता है, मतलब मेटा टैग में एक प्रॉपर्टी होती है HTTP इक्विवेलेंट। HTTP इक्विवेलेंट की अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे एक वैल्यू होती है हमारे पास रिफ्रेश। मैं HTTP सर्वर के साथ में या जो मेरा पोर्ट है उसके साथ में मैं क्या करना चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट रिफ्रेश हो, और कब रिफ्रेश होनी चाहिए, हर 30 सेकंड बाद रिफ्रेश होनी चाहिए। तो मैंने कंटेंट में वैल्यू दे दी 30। तो इस 30 का मीनिंग क्या है कि मेरी वेबसाइट रिफ्रेश होगी इन एवरी 30 सेकंड। मेरी जो वेबसाइट है वो हर 30 सेकंड बाद रिफ्रेश हो जाएगी। तो ऐसा क्यों मैंने दिया, अब हर वेबसाइट अगर 30 सेकंड बाद रिफ्रेश होगी तो मेरा कंटेंट तो बहुत गंदा हो जाएगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। पेमेंट गेटवे में 30 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रही है तो पेमेंट कहाँ से पूरा होगा, तो गलत कहानी हो गई। तो इसीलिए इन चीजों से बचने के लिए आप, अब जब चीज है मतलब कहीं ना कहीं तो यूज आ रही होगी ना, कहीं ना कहीं तो यूज आ रही होगी, तो उसको कैसे करेंगे, ये कौन बताएगा। तो मेटा टैग जब आप यूज कर रहे हैं तो ये जो 30 सेकंड रिफ्रेश है, 20 सेकंड रिफ्रेश है, 10 सेकंड रिफ्रेश है, इसका क्या सीन है, इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इसकी हम बात करते हैं, है ना। तो बच्चों सुनो मेरी बात को ध्यान से समझो, बहुत ध्यान। ये कहाँ यूज आता है, शेयर मार्केट की न्यूज के लिए आपने कोई वेबसाइट बनाई तो वहां तो हर 5 सेकंड में, 10 सेकंड में
15 सेकंड में, हर सेकंड में आपकी वेबसाइट को रिफ्रेश होना जरूरी है। अगर आपकी वेबसाइट जो है वो रिफ्रेश नहीं होगी तो आपके पास अपडेटेड रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो ऐसी जब वेबसाइट आप बनाते हो तो उस केस में आपको ये मेटा टैग की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ये मेटा टैग की प्रॉपर्टी यूज करनी, इन 6 तरीके से आप मेटा टैग की वैल्यू को यूज कर सकते हैं। सर जनरली इसको यूज करते हैं नहीं करते हैं? ये लास्ट वाला जो आपने बताया ना मेटा टैग, इसको जनरली यूज करते हैं वेबसाइट्स बनाने में, नहीं करते हैं? जनरली यूज नहीं करते हैं। ये वेबसाइट जब आपको लगता है कि मेरी वेबसाइट कितनी देर बाद बार-बार रिफ्रेश होनी चाहिए ऑटोमेटिकली, यूजर करे नहीं करे, लेकिन वो डेटा मेरा अपडेट होता रहना चाहिए, मेरा डेटा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो फिर आपको अपनी वेबसाइट में दिमाग लगाना है, आपको अपना ध्यान रखना है कि यूजर तो बोलेगा। रुको यार मैं बताता हूँ कहाँ पे टैग यूज हो रहा है। शेयर मार्केट न्यूज रिलेटेड वेबसाइट्स। कहीं पे डेटा आ रहा है क्या? चार्जेस बता रहा है। ये देखो, ये इस तरीके से ग्राफ ये देखो चलता रहेगा हर थोड़ी देर में, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। इसमें कोई दिक्कत है क्या? भाई बार बार आपके चीज चलेगी अगर ग्राफ चेंज होगा, क्योंकि हर सेकंड में यहाँ पे शेयर की प्राइस देखो अप एंड डाउन होती है, तो ये जो ग्राफ अप एंड डाउन हो रहा है ये हर थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली बदल रहा है। तो ये बदलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये बदलने के लिए फिर ये रिस्पॉन्सिबल है कि इतनी देर में आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगी। आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही रिफ्रेश हो जाएगी और आपका वो कंटेंट क्या आ जाएगा, अपडेटेड आ जाएगा। इसलिए ये ऐसे केसेस में ये यूज आएगा। मतलब जनरली बढ़ाते नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं जो यूज कर रहा हूँ वो क्यों यूज कर रहा हूँ। तो मेटा टैग को 6 तरीके से यूज किया जाता है। मैं 6 के 6 तरीके बता चुका हूँ। आप बच्चों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो हमने इतने टैग पढ़ाए हैं 18, 19, 20 व्हाटएवर जो भी है, तो शायद 18 टैग हुए हैं। मेटा टैग भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यूज आ रहा है। और ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, इन एग्जांपल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपके ये अलग अलग वे से आ जाएगा कि भाई इसलिए यूज आ रहा है। ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। आप देखो एक सिंपल सी वेबसाइट बनाने के लिए मुझे कितनी चीजें पता होनी चाहिए तब जाके मेरा काम चल रहा है, वरना वो काम नहीं चल रहा है। आप समझ रहे हो? मतलब इतना इजी नहीं है कि हम लोग ने देखा काम हो गया चलो भैया, है ना। चलो अब किसने रेजेंट किया है? प्रांजल ने। प्रांजल अनम्यूट करो। सर वही पुरानी वाली प्रॉब्लम मेरे को पूछनी थी, इसीलिए मैंने हैंड रेस अभी से हुआ हुआ मेरा, तो अपना नोट पे सभी जैसा कहना चाह रहे हो? अरे एक मिनट में सर वही वाली पुरानी प्रॉब्लम थी ना, वही पूछने के लिए वो हैंड पहले से रेज था मेरा कि आप बता दोगे तो फिर मैं लोअर कर लेता इसलिए। ठीक है चलो मैं, हाँ पुरानी वाली क्या प्रॉब्लम थी आपकी? सर वो फोल्डर्स का इशू आता है ना कि मतलब सेम फोल्डर में होता तो इजीली कुछ भी ऐड हो सकता है फोल्डर से रिलेटेड, जैसे इमेज। वो अपन अभी क्लियर कर रहे हैं ना, तो अभी अपन क्लियर कर रहे हैं वो चीजें। श्योर सर श्योर। अब हमारे पास आजाद, बताओ क्या डाउट है आपको? सर आपने ये डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड जो दो आपने मेटा टैग में यूज किया उसका क्या था? तो जब हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो अगर कीवर्ड के थ्रू सर्च करेंगे तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में लेके आएगा। और डिस्क्रिप्शन के थ्रू सर्च होनी चाहिए तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको उस केस में ये रैंकिंग में लेके आएगा। तो वेबसाइट में जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोग कहते हैं कि मेरी वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है,
तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि आपने इनको यूज किया है नहीं किया है, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी आपकी वेबसाइट को रैंक में लाने के लिए अगर हम लोग ऑर्गेनिक कीवर्ड से लाते हैं तो उसके लिए मेटा टैग और आपके ब्लॉग्स और आपका कंटेंट, ये तीन चीज आपकी वेबसाइट में बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। आप इस चीज को समझें। तो अगर कीवर्ड के थ्रू आपकी वेबसाइट का रैंक करना है तो आप ये उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डिस्क्रिप्शन के लिए आपकी वेबसाइट को रैंक करना है तो ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्यों रिस्पॉन्सिबल है, आपकी वेबसाइट के जो ब्लॉग्स हैं या जो आपने जो जैसे हेडर फुटर ये टैग यूज कर रहे हो उनको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये लाइन आपको लिखनी जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आज एक नया टैग स्टार्ट किया, हेडर टैग। मैंने आज नया टैग स्टार्ट किया है और उस टैग का नाम है हेडर टैग। अब हम देखेंगे कि हेडर टैग किस तरीके से काम करता है और क्या होता है और कैसे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, है ना? समझना। हेडर टैग जो होता है बच्चों, हेडर टैग क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपकी हेडिंग वहां पे बना रहा है, उसको सेट कर रहा है ना। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, है ना। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। स्टाइलिंग में हमने ये बॉक्स का तो ये कंपलसरी आपको लगाना है ना, आप ऐसे समझ लेना। उसके अलावा मैंने ये भी लिख दिया कि स्टाइल में ही कि जो मेरा बॉडी टैग है उस बॉडी टैग में फॉन्ट फैमिली बाय डिफॉल्ट ये सेट हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो फॉन्ट फैमिली होती है ये थोड़ी अच्छी सी दिखती है, मतलब अच्छी लगती है। एरियल, हेल्वेटिका, सैंस सेरिफ, ये आपकी वेबसाइट के प्रोफेशनल फॉन्ट है, तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको सेट कर चुका हूँ, क्या बाय डिफॉल्ट इतना रहना चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे हेडर को भी मुझे सही करना है, तो मेरा हेडर आपको दिखना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक हेडर पार्ट में, है ना, तो पहले तो मैं यहाँ पे एक कमेंट बना देता हूँ, ये एस्ट्रिक, और इस तरीके से आप स्टाइलिंग में कमेंट लगा सकते हैं, स्टाइल फॉर हेडर, ये मैंने दिया। और यहाँ पे मेरा एक मिनट, यहाँ पे मैंने हेडर टैग का यूज किया, हेडर में फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या आ जाना चाहिए, हैश, और ये कुछ ऐसा कलर आ जाना चाहिए जो कि ग्रे कलर का कोड होता है, डार्क ग्रे होता है, मतलब बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं होता, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं होता, मीडियम होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज नहीं सीखोगे, उसका नाम है पैडिंग, उसका नाम है पैडिंग। तो बच्चों पैडिंग समझो, पैडिंग क्या होती है ना। यहीं पे मैं आपकी जो इमेज लगाऊंगा तो जो आपका प्रांजल या जिसका भी वो डाउट था इमेज वाला फोल्डर वाला, वो डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा, इस बात को ध्यान से समझना। पैडिंग बच्चों क्या होती है, पैडिंग का मतलब होता है स्पेस। अब जैसे मैंने पैडिंग दे दी 30 पिक्सल, पैडिंग अगर मैंने दी 30 पिक्सल, तो इस हेडर का मतलब, पैडिंग का मतलब क्या हो गया वो समझो। एक मिनट मैं समझाता हूँ। यहाँ पे पेंट स्टार्ट करते हैं, देखो पैडिंग का मतलब ये है कि जैसे ये मेरा हेडर है मान लो, अब इस हेडर के अंदर मैं कुछ भी चीज बनाऊंगा ना ऐसे, तो देखो चारों तरफ से ये 30-30 पिक्सल की साइज मेरे पास छोड़ देगा। देखो यहाँ से भी 30 पिक्सल छोड़ेगा, ये यहाँ से भी 30 पिक्सल छोड़ देगा, यहाँ से भी 30 पिक्सल छोड़ देगा, और यहाँ से भी 30 पिक्सल छोड़ देगा। ये सब जगह से 30-30 पिक्सल की मेरे पास डिस्टेंस छोड़ देगा, इसको बोलते हैं पैडिंग। पैडिंग लेफ्ट मतलब यहाँ से स्पेस छोड़ेगा इस साइड से, पैडिंग टॉप मतलब यहाँ से स्पेस, पैडिंग राइट मतलब यहाँ से, पैडिंग बॉटम मतलब यहाँ से स्पेस छोड़ेगा पूरी। लेकिन मैंने सिंपल पैडिंग में लिखा है, तो पैडिंग का मतलब हो गया चारों जगह से 30-30 पिक्सल की स्पेस ये छोड़, चारों साइड से मेरे हेडर के ब्लॉक में 30-30 पिक्सल की स्पेस छोड़ देगा। फिर मैंने बोला कि मैं इसमें जो भी टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट अलाइन, वो होगा सेंटर। तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करने के लिए होता है टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। किसी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप अपनी कॉपी में नोट करते जाओ भाई, ये चीजें आप सब अपने साथ में कॉपी रजिस्टर रखो अपना और इस चीज को नोट करो। पैडिंग का मतलब स्पेसेस होता है, चारों साइड स्पेस देने के लिए पैडिंग का यूज करते हैं। इसमें 4 बातें होती हैं, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम। और सिंपल पैडिंग यूज करा तो मतलब बाय डिफॉल्ट चारों यूज आ गए। फिर उसके बाद आपके पास आता है टेक्स्ट अलाइन।
उसके बाद आपके पास आता है टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट अलाइन का मतलब क्या है? टेक्स्ट अलाइन का मतलब है, गाइस आपको आवाज आ रही है क्या? यस सर। टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है बच्चों कि भाई आपका जो अलाइनमेंट है वो कैसा रहेगा, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, सेंटर, जस्टिफाई। तो वैसे तो लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर ये चार ही होते हैं। वैसे तो लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई ये चार ही होते हैं। तो अपन इन चारों को समझते हैं कि इन चारों का मतलब क्या होता है ना। तो शायद वैसे तो आपको पता होगा, सभी को नहीं पता है तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो हाँ बताओ। कह रहा हूँ आपने CSS फाइल डिलीट कर दी क्या? हाँ अभी मैंने CSS हटा दी, बनाऊंगा मैं CSS वापस बनाऊंगा। देखो बच्चों इस चीज को ध्यान से देखना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी ये क्या है, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है। क्या है? टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन है। तो ये अलाइनमेंट क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है इसको बोलेंगे लेफ्ट अलाइन। ये मैंने राइट में कर दिया तो ये क्या आएगा, टेक्स्ट अलाइन राइट। अच्छा इसको सेलेक्ट कर लो और ये टेक्स्ट अलाइन राइट, ये राइट में चला गया तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन राइट, है ना। अगर इसको आपको सेंटर में लाना है तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और एक होता है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों से सेम। अभी देखो इधर लेफ्ट और राइट दोनों से सेम वैल्यू दिख रही, कोई भी अंदर बाहर नहीं हो रहा, तो इसको बोलते हैं जस्टिफाई भी, है ना। ये यहाँ से आ जाएगा जस्टिफाई, सेंटर में लाके जस्टिफाई आ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होती है, देखो सेंटर आ गई, जैसे सेंटर है ऐसे मेरे पास लेफ्ट होगा, ऐसे मेरे पास राइट होगा, ऐसे मेरे पास जस्टिफाई होगा, है ना। जस्टिफाई अभी मैंने करा सेंटर तो मतलब मेरा टेक्स्ट सेंटर में आएगा। फिर आता है मेरे पास फॉन्ट साइज। तो मैंने बोला यार फॉन्ट साइज 35 पिक्सल होना चाहिए और जो फॉन्ट का सिंपल कलर है वो कलर मेरे पास व्हाइट हो जाना चाहिए जिससे कि वो फॉन्ट दिखे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जो हेडर मैंने बनाया है उस हेडर को जब भी आप हेडिंग के लिए बनाओगे बच्चों, हेडिंग के लिए जब भी यूज करोगे तो हेडर यूज करोगे। मैं यहाँ पे एक H1 टैग का यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा आर्यन कॉलेज। मैंने CSS अप्लाई कर दिया हेडर टैग में डायरेक्ट इस पे, तो इसके अंदर जो भी लिखोगे उस पे ये वाली CSS अपने आप अप्लाई होती चली जाएगी। मैंने Ctrl+S किया और जैसे मैं इधर लाता हूँ और इधर लाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो आर्यन कॉलेज कितना अच्छा लिखा हुआ आ रहा है, कितना बढ़िया आर्यन कॉलेज लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने फॉन्ट यूज किया है बच्चों, वो फॉन्ट यूज किया है देखो एरियल, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ। ये वेबसाइट के बहुत अच्छे फॉन्ट होते हैं जिससे कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है। अब आप इसको मोबाइल व्यू में खोल के देखो, देखो मोबाइल व्यू में आपका जो ब्लॉग है वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव बन चुका है और आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रिस्पॉन्सिव भी बनाते ही देखो, रिस्पॉन्सिव भी बना के सिखा रहा हूँ। हर डिवाइस के हिसाब से ये आपके खुद को सेट करता चला जाएगा, किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। पूरा कोड आपका रिस्पॉन्सिव होगा एक एक चीज। किसी भी तरीके से। अच्छा गैलेक्सी फोल्डर, अभी इसको भी मैं सेट कर देता हूँ। बाकी कोडिंग सारी आपको यहाँ दिखती जाती है, तो यहाँ पे आपको ना ये पता पड़ता है कि भाई यहाँ पे देखो किसका मतलब क्या है। ये देखो पैडिंग मैंने दिए तो पैडिंग से क्या फर्क पड़ रहा है। तो अगर पैडिंग मैंने 30 पिक्सल दिए तो उस 30 पिक्सल से इसमें गैलेक्सी फोल्ड में फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब पैडिंग जो है 30 पिक्सल की जगह मेरे को थोड़ी कम करनी पड़ेगी, है ना, जिससे कि ये चीजें सही हो। यहाँ पे देखो सबसे पहले मार्जिन, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग, फिर टेक्स्ट, हर चीज यहाँ पे समझ में आती है। तो आप देखो बाकी डिवाइसेस पे ये चीज कितनी अच्छी चल रही है, देखो कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही, है ना। तो ये ऑलरेडी आपका क्या मैंने किया है, ये मैंने रिस्पॉन्सिव कोड बना दिया, मतलब ये पूरा ब्लॉग मैंने रिस्पॉन्सिव बना चुका हूँ। तो मेरे को MPS की वेबसाइट बनानी है, तो MPS की वेबसाइट में देखो ये पूरा ब्लॉग है। अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में करता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, तो ऑलरेडी कोड जो है रिस्पॉन्सिव है, देखो इस तरीके से आ रहा है, देख रहे हो आप। अब इस चीज में एक बात नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप उस बात को नोट करेंगे बच्चों कि जैसे ही मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ ये ऊपर आ जाता है लोगो, नीचे आ जाता है नाम, फिर इस तरीके से लिखा हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ जाकर देखूं तो ये वेबसाइट में इस तरीके से एक साथ दिखता है। तो ये कैसे हो रहा है, इसको हम लोग कैसे करेंगे।
तो बच्चों इसको करने के लिए आपको अपने कोड में अब चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको अपने कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आप अपने कोड में चेंजेस कैसे करेंगे वो बताओ। देखो, जब भी आपको इस तरीके से चेंज करना है तो अब आपको हेडिंग, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग वाला पार्ट एक अलग से दिखा रहा हूँ। आरएन कॉलेज मैंने लिखा है, आप लोग अपना अपना नाम लिख सकते हैं। अब मैं वो पार्ट करके बता रहा हूँ जो एमपीएस की वेबसाइट में हो रखा है। तो मैंने हेडर पार्ट बता दिया, क्योंकि हेडर पार्ट में मेरे को कहीं पे भी एमपीएस की वेबसाइट में नाम लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे को इस हेडर पार्ट की जरूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ से हेडर पार्ट को रिमूव कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों, मेरा आपको हेडर पार्ट समझाने का क्या मोटो था कि आपको ये समझ में आए कि जब भी हम कोई हेडर बनाएंगे, कोई हेडिंग लिखेंगे, वेबसाइट के टॉप पे जो आनी चाहिए, तो वो कहाँ आएगा, हेडर पार्ट में आएगा। बताओ, इस बात में आपको कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? तो आप रेज हैंड करो। किसी को कोई भी दिक्कत है तो पहले वो रेज हैंड कर दो। नहीं है? चलो, तो चिराग का डाउट है। यस चिराग, अनम्यूट करो। सर ये तो हेडर साइज की जो हेडर की जो साइज आई सर, वो तो है ना, मतलब पहले से प्री डिफाइंड थी सर। अगर अपने को उसको एडजस्ट करना हो तो आप यहाँ पे इसकी साइज हाइट विड्थ करके सेट कर सकते हो ना। ओके सर। साइज हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस आजाद, क्या डाउट है आपका? फिर वो आपने रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए सर कैसे किया था? रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए आप वेबसाइट के यहाँ पे कहीं पे भी आके राइट क्लिक करो और लास्ट में इंस्पेक्ट एलिमेंट आता है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो तो सीधे खुल जाएगी आपकी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और यहाँ पे आके अगर से क्लोज करोगे तो ये वापस ही बन जाएगा। वंशी का बताओ क्या डाउट है बेटा? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर, आपने ये जो बैकग्राउंड कलर वाला पार्ट है ना, हेडर वाले में किया था, ये अगर हम बॉडी वाले में ही हेडर का करते तो प्रॉब्लम थी? बॉडी वाले में अगर आप करोगे तो पूरी बॉडी पे ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अच्छा, नहीं अगर हेड क्लोज वहीं कर देते ऐसे लगा के तो भी वो सब में ही अप्लाई होता? हेड क्लोज कहाँ कर देते बताओ? जैसे बैकग्राउंड कलर ये वाला जो पार्ट आपने इसमें किया है हेड में, ये हम सेम बॉडी पार्ट में करते और हेडर को एंड में क्लोज कर देते, जहाँ पे अपना काम खत्म हो जाता। अपन ने हेडिंग वेडिंग डाल के क्लोज करी तो वो फिर भी अप्लाई होता सब पे। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ वंशिता, आप क्या पूछना चाह रहे हो? सर, ये जो आपने बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, टेक्स्ट अलाइन, ये जो हेड पार्ट में लगाया है, हेडर में, हेड पार्ट के हेडर में, हाँ, अगर यही सेम इनलाइन की बात कर रही है कि अगर वो इनलाइन में होता तो कैसे होता? नहीं तो सुनो, उसमें कोई प्रॉब्लम थी क्या? एक मिनट रुको। हाँ वंशिता, आप आगे बोलो। है ना, सेम पार्ट अगर हम यही चीज बॉडी के हेडर में करते तो प्रॉब्लम थी? अच्छा सुनो, नहीं वंशिता, अब सुनो, आप है ना थोड़ा सा गलत ट्रैक पे गए। देखो, ये जो मैंने किया ना वंशिता, दिस इज माय स्टाइलिंग, ये मेरा सीएसएस कोड है। जरूरी नहीं है मैं इसको यहाँ पे लिखूं, मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, मैं वहां पेस्ट कर रहा हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ और इस फाइल का नाम है CSS। तो मैं CSS फोल्डर में जाके मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ कि कुछ भी CSS नाम दे सकता हूँ कि मैंने दे दिया डेमो। हाँ चलो डेमो दे दिया, demo.css दे दिया, ये लो, तो ये डेमो नाम हो गया। अब जो डेमो नाम हो गया तो मैं अभी अगर मैं यहाँ से स्टाइल हटा दिया है मैंने, अब मैं जाके इस वेबसाइट को अगर रन करता हूँ तो ये सारी फॉर्मेटिंग हट चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, सेव किया, यहाँ गए, आपने रिफ्रेश मारा, देखो हट गया सब। लेकिन आप चाहते हो सर वो वापस आ जाए, तो आप हेड पार्ट में जाके आप क्या कर रहे हो, उस फाइल को लिंक कर रहे हो लिंक टैग के थ्रू, और कहाँ पे है, CSS वाले फोल्डर में demo.css। अब आप सेव करो, तो वो हमने फॉर्मेटिंग की है, उसको बॉडी में तो लिखना ही नहीं, ये देखो वो तो हमने फॉर्मेटिंग की है। तो फॉर्मेटिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप अलग से ही फाइल में करो, वो ज्यादा इजी रहेगा। तो देखो वो हमने फॉर्मेटिंग की है, वो इधर करके रख दी है। मेरा भी एक क्वेश्चन था कि ना सर, अगर सारा काम एक बार में कर सकते हैं तो अलग से CSS फाइल क्यों बनाए? भाई मैंने आपको बताया था ना, मैंने डाउट सॉल्व तो किया था कि भाई क्यों बनाते हैं अलग से फाइल, कि कोई अगर सारा काम आप एक साथ ही कर लोगे, एक ही बार में कर लोगे, तो कोई भी आपके कोड को कॉपी कर सकता है, और उस कॉपी के केस में आपके पास क्या होगा, आपकी CSS फाइल भी चली जाएगी। और जब CSS ही चली गई है तो हमारी वेबसाइट में बचा ही क्या है? हमारी वेबसाइट की जान ही CSS है, CSS से ही तो सारा गेम होता है। तो सर दोनों काम कर सकते हैं ना?
हाँ कर तो सक भाई, अपन करने को मना क्या कर रहे हैं? अगर वो देखो अभी मेरी बात समझना, मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूँ, सुनना है। सर अलग सही है काम करना। एग्जैक्टली मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैं कंट्रोल यू कर रहा हूँ, देखो कंट्रोल यू में ये आया, ये देखो क्या लिखा हुआ आया। अब उसके पास ये CSS में डेमो होना भी तो चाहिए। यस सर, कहाँ से लाएगा वो? ये कहाँ से लाएगा बताओ? ये देखो अभी ये फाइल तो अभी मेरे लोकल सर्वर पे इसलिए आ गई, अभी सर्वर पे होती है तो कहाँ से लेके आता वो इसको बताओ। और लेकिन अगर यही चीज, मेरी बात को समझना, यही पूरा कोड एज इट इज कंट्रोल C और यहाँ पे स्टाइल टैग लगाया और स्टाइल टैग के बाद मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया ये रहा, और इसके बाद इसको मैंने कर दिया ऐसे कमेंट कंट्रोल S, और अब यहाँ लाके मैं कर रहा हूँ इधर लाके रिफ्रेश, तो अब देखो वेबसाइट तो वो की वही है ना, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ कंट्रोल U, तो देखो पूरी स्टाइलिंग एज इट इज आ गई। अच्छा सर, इसीलिए अलग बनाते हैं। हाँ, कोई भी कॉपी करके आपकी वेबसाइट को कॉपी कर लेगा, 1 सेकंड लगेगा उसको करने में, इसलिए हमेशा CSS अलग बनाते हैं। मतलब मेरे को ये चीज नहीं करनी है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए मैं यही बना दूंगा, लेकिन आपको नहीं बनाना है यहाँ पे, आपको तो अलग से CSS में ही करना है, इस बात को ध्यान रखना आप। ओके सर। नहीं बनाना, उसका रीजन भी मैं बता चुका हूँ। चिराग करो अनम्यूट। सर ये आपने जैसे एकदम से कमेंट बना दिया सर, इसकी कोई शॉर्टकट की वगैरह है? अरे है ना, मैंने बताया भी तो था कंट्रोल/। भाई, जैसे इसको पूरे को कमेंट, इस पूरे को एक साथ कमेंट बनाना है इसको, तो पहले इसको सेलेक्ट किया, जिसको भी बनाना है कंट्रोल दबाओ और // होता है ना शिफ्ट के पास वाला जिसपे क्वेश्चन मार्क भी बना होता है, कंट्रोल दबा के रखो और उसको दबा दो, तो ये कमेंट बन जाएगा, उसको दबाओगे हट जाएगा। ओके सर, थैंक यू। तो अभी मैंने आपको हेडर पढ़ाया, अब सुनो, मेरा जो ये है पार्ट, मतलब जो MPS की वेबसाइट है उसमें हेडर तो है ही नहीं बिल्कुल भी, उसमें हेडर नहीं है, तो जब हेडर नहीं है तो मतलब मुझे ये हेडर पार्ट लगाना भी नहीं है। मैंने तो आपको हेडर समझाने के लिए आज बताया पहले कि भाई समझ लो, हम जो काम कर रहे थे वो तो डिव में कर रहे थे कल, तो ये डिव टैग हो गया, मैंने डिव स्टार्ट कर लिया, ऊपर एक डिव बना दिया, जैसा कि मेरी वेबसाइट में ये देखो ऊपर एक डिव बनाया। अब इस डिव को समझना भाई बहुत ध्यान से। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझो। हमारी क्लास कितनी बजे तक है? वैसे तो शायद क्लास ही ओवर हो गई हमारी। यस सर। अरे यार, एक पार्ट होता है सेक्शन टैग होता है। अब डिव के अंदर आपको एक सेक्शन बनाना है, जैसे डिव होता है, जैसे स्पैन होता है, डिव है आउटर लाइन ब्लॉक, स्पैन है इनर लाइन ब्लॉक, ऐसे ही सेक्शन होता है जो एक पार्ट बना देता है। तो जब हम रिस्पॉन्सिव चीजों को बनाते हैं तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस सेक्शन के हिसाब से हम काम करते हैं। तो सेक्शन का मतलब है एक एरिया आपने डिसाइड कर लिया, उस एरिया में आप गेम करोगे। जब भी एक डिव को छोटे छोटे से पार्ट में ऐसे समझो, ये अंदर वाला पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट को मैं तोड़ना चाहता हूँ तो मैं ये सेक्शन बना लूंगा छोटे छोटे से, ये इस तरीके से, ये मैंने सेक्शन बनाया। तो 2 डिव ऐसे लगाने की बजाय मैं क्या करूंगा, एक पूरा सेक्शन बनाऊंगा और इस सेक्शन को मैं 2 पार्ट में तोड़ दूंगा। इस सेक्शन को 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो इससे होगा क्या, जब इसको रिस्पॉन्सिव बनाओगे आप तो ये दोनों ब्लॉक कैसे दिखेंगे, पहला ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक ऐसा दिखेगा। तो ये रिस्पॉन्सिव में ऐसा दिखने के लिए वहां पे सेक्शन बनाना जरूरी है। और आपको कैसे पता पड़ेगा, तो आप अपनी MPS की वेबसाइट देखो, पहला लोगो आ रहा है, फिर नाम आ रहा है, फिर ये चीज आ रही है, तीनों सीधी सीक्वेंस में आ रही है। लेकिन आप इंस्पेक्ट पे जाओ, जैसे इसको रिस्पॉन्सिव बनाइए, देखो पहले लोगो, फिर नाम, फिर ये। तो इसको करने के लिए सेक्शन बनाया गया है इसके अंदर, मैं बताता भी हूँ। कंट्रोल U कर लो, कंट्रोल U करके आप देखो, जब बॉडी पार्ट में जाओगे तो बॉडी पार्ट में, एक मिनट कहाँ गया वो, मार्क्यू चल रहा है, ये स्कूल का एनिमेटेड चल रहा है। अच्छा ये देखो, ये स्कूल का लोगो आ गया है ये लोगो आ रहा है एज इट इज। स्टाइल इन्होंने यहाँ पर सीधी लगा दी है, क्लास यूज कर लिया है, देखो जूम इन जूम आउट का, और इन्होंने सीधा डिव बनाया है। अभी इन्होंने वो सेक्शन नहीं लगा रखा है यहाँ पे, लेकिन अपन सेक्शन से काम करना है, ठीक है, अपन सेक्शन से इसको काम करेंगे।
फिर अपन ये मार्क्यू भी सीखेंगे कि कैसे मार्क्यू लग रहा है, कैसे क्लास होती है, कंटेनर क्या होता है, ये हम लोग अभी आगे वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो। किसी को डाउट है क्या भाई? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास को तो हम यहीं स्टॉप करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और नेक्स्ट